बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, नदीम मुगल हियर। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। वीडियो का सिलसिला तो चल निकला। अब मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो के साथ साथ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और हो सके तो कमेंट्स पास भी कीजिए, क्योंकि ये करने से मुझे फीडबैक मिलता रहेगा आप लोगों का। कोशिश करूंगा आपको ऐसे लेक्चर प्रोवाइड करूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, नदीम मुगल है। नाउ अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक सीखने जा रहे हैं नया, उसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। रिकॉन्साइल का मतलब है बातचीत के ज़रिए किसी मसले को हल करना, किसी मसले का हल निकालना। रिकॉन्साइल कहलाता है अफ़ाहम व तफ़हीम से किसी बात को पूरा करना, सही करना। अब होता क्या है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन का मतलब ये नहीं कि हमारे बैंक से कोई झगड़ा है, नहीं। बस कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जो बैंक ने रिकॉर्ड किए होते हैं और हम अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर पाते, या कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जो हम अपनी कैश बुक में ऐड या लेस कर लेते हैं लेकिन वो बैंक में अनरिकॉर्डेड होते हैं। तो हमें दोनों तरफ रिकॉर्ड करना है। हाँ, कुछ एरर्स हमारी कैश बुक में होती हैं तो वो एरर्स हमें कैश बुक में ही सही करनी है, और कुछ एरर्स बैंक स्टेटमेंट में होती हैं तो वो बैंक स्टेटमेंट की एरर बैंक वाले सही करेंगे। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनती क्यों है कि भाई मंथ के एंड में हमारे पास बैंक स्टेटमेंट प्रिंट होकर आ गई। अब बैंक स्टेटमेंट जो हमारे पास प्रिंट होकर आई, सपोज़ करें उसमें अमाउंट हमारा बैंक बता रहा है कि आपके अकाउंट में 87,000 है, लेकिन हमारी कैश बुक जो हमने बनाई, और कैश बुक क्या है ये आपने पहले बनाई है कैश बुक, सेकेंड टॉपिक क्या है जर्नल के बाद, तो उसमें जाकर देखिएगा तो उस कैश बुक में आपने देखा था कि एक पेज पे आप रेसिप्ट बनाते हैं और एक पेज पे आप पेमेंट का कॉलम बनाते हैं। और रेसिप्ट में आपका जो कॉलम होता है वो कैश और बैंक का होता है, पेमेंट में भी कैश और बैंक, ये मैंने और कॉलम हटा दिए। लेकिन आपका कैश कॉलम से कोई लेना देना नहीं, आपका सिर्फ बैंक कॉलम से लिंक करता है। रेसिप्ट का बैंक और पेमेंट का बैंक। सपोज़ करें रेसिप्ट के बैंक में आपके 1,50,000 थे टोटल, और उसमें से पेमेंट आपने माइनस, और वो कितनी माइनस की आपने 70,000। अब 150 की मिसाल दी मैंने, अगर तो 150 में से 70 माइनस की हमने, तो हमारे हिसाब से हमारे अकाउंट में कितने पड़े हैं 80,000। अब 80,000 हम बता रहे हैं और बैंक में आया तो बैंक बता रहा है आपके अकाउंट में 87,000 है। मीन के फ़र्क आ गया। इस फ़र्क को दूर करना बैंक रिकॉन्सिलिएशन के ज़रिए वो हम प्रोसेस कर। अब वो कैसे है देखिए, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि आपकी एक होती है कैश बुक और एक होती है बैंक स्टेटमेंट, और बैंक स्टेटमेंट का दूसरा नाम है पासबुक। सबसे पहले कैश बुक में आते हैं। कैश बुक में आइटम्स टू बी एडेड, वो आइटम जो ऐड हो रहे हैं। क्यों है ना ऐड? क्योंकि ये आइटम ऑलरेडी बैंक ऐड कर चुका है। तो पहला कॉन्सेप्ट हमें ये बनाना कि जो काम बैंक कर चुका है अब वो काम वापस बैंक में नहीं करना, वो काम हमें अपने कैश बुक में करना है। अगर बैंक ने हमें ऐड किया है तो हम अपने आप को कैश बुक में भी ऐड करेंगे, और अगर बैंक ने हमें लेस किया तो हम अपने आप को कैश बुक से भी लेस करेंगे। इसी तरह आ जाइए, हमने अगर अपने आप को कैश बुक से लेस किया और ये काम कैश बुक में हो चुका और बैंक में नहीं हुआ, तो अब बैंक भी हमें लेस कर देगा। और अगर हमने अपने कैश बुक में अपने आप को ऐड किया तो बैंक भी हमें ऐड कर देगा। अब ये ऐड लेस क्या है? ये है की। अगर ये की आपको याद हो जाए तो यकीन कीजिए आपकी बैंक रिकॉन्सिलिएशन आपके फिंगर टिप्स पे होगी, आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो ये की आपको याद करनी है। अब वो है क्या? और बैंक रिकॉन्सिलिएशन का चले फॉर्मेट तो बाद में भी बनाना है मुझे, लेकिन मैं ऐसे समझ लेते हैं हम कि दो आप कॉलम बनाएंगे, एक कैश बुक का और एक बैंक स्टेटमेंट का, और उसमें हम अमाउंट ऐड लेस करना सीखेंगे। तो वो तो जब अब सवाल स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कि कौन से आइटम ऐसे हैं जो बैंक और ऐड कर चुका, अब वो आपको ऐड। सबसे पहले देखिए मैंने लिखा है नंबर 1, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर। आपका कस्टमर, आपने उसको कुछ बेचा, उससे हमें पेमेंट लेनी है, तो अब हमने क्या कहा कि भाई हमारे अकाउंट में जमा करा दो। हमने उसको अपना बैंक अकाउंट वगैरह दे दिया, उस कस्टमर ने जाकर हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। अभी हमें पता कैसे चला कि हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो गया? बैंक स्टेटमेंट जब हमारे पास प्रिंट होकर आई तो उसमें जिक्र है उसका। तो बताइए, बैंक ने तो ये अमल कर लिया, बैंक ने हमें ऐड किया। अब हम अपने आप को कैश बुक में भी ऐड कर लेंगे, कैश बुक में, क्योंकि वो कस्टमर कहाँ जमा करा कर आया पैसा? बैंक में। नंबर 2, इंटरेस्ट और मार्कअप
क्रेडिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट का दूसरा नाम मार्कअप है। बैंक ने अगर हमें क्रेडिट किया तो याद रखिएगा एक रूल, बैंक अगर हमें क्रेडिट करता है तो हम प्लस होते हैं, और बैंक अगर हमें डेबिट करता है तो हम माइनस होते हैं। तो यहाँ बैंक ने हमें हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट या मार्कअप क्रेडिट किया, तो ये अमल किसने किया? बैंक ने। अब हमें ये अमल कहाँ करना है? कैश बुक में। कैश बुक में हमें ऐड करना है। फिर आइए, नोट रिसीवेबल या बिल रिसीवेबल कलेक्टेड बाय बैंक या क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने कोई नोट का अमाउंट हमें कलेक्ट करना था, लेकिन हमने बैंक के ज़िम्मे लगा दिया, तो बैंक ने ये नोट का अमाउंट या बिल का अमाउंट कलेक्ट करके बिल रिसीवेबल या नोट रिसीवेबल का हमारे अकाउंट में डाल दिया। अब बताइए अमल किसने किया? बैंक ने। तो ये काम बैंक कर चुका। अब हम कैश बुक में ऐड कर देंगे इसको, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, सॉरी नोट कलेक्टेड बाय बैंक और बिल कलेक्टेड बाय। अब आइए नंबर 5, अदर इनकम सच एज रेंट या कमीशन। सपोज करें हमारी कोई बिल्डिंग है, अपार्टमेंट, उसमें 8 फ्लैट हैं। अब हमने वो किराए पर दे दिए। अब उनका किराया लेने हमको ही जाएंगे टेनेंट से। हमने टेनेंट्स को कह दिया भाई आप ये किराया बैंक में जमा कराएंगे, हमारे फलां बैंक की फलां ब्रांच में अकाउंट है वहाँ, और बैंक भी ये सर्विस दे रहा है हमारे लिए, तो बैंक ने रेंट कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में डाल दिया। अब बताइए हमारा बैंक बैलेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज़। बैंक ने हमें ऐड किया, हम अपने आप को कैश बुक में आकर ऐड कर देंगे। इसी तरह कमीशन, बैंक ने कोई कमीशन कलेक्ट किया हमारे अकाउंट में और डाल दिया, तो प्लस किया बैंक ने हम, तो हम अपने आप को कैश बुक में प्लस। जो काम बैंक कर चुका है अब वो काम वापस बैंक में नहीं करना, बल्कि वो काम कैश बुक में करना है, ताकि दोनों तरफ ऐड हो जाए। अब आ जाइए इसके बाद आइटम्स टू बी सब्ट्रैक्टेड, यानी कि माइनस सब्ट्रैक्ट करना है हमें। अब वो क्या है आइटम? कस्टमर्स चेक डिसऑनर्ड या कस्टमर चेक बाउंस्ड बाय बैंक। देखिए कस्टमर को हमने सेल किया, अब हमने उससे अमाउंट मांगा, उसने हमें चेक दिया, चेक ले जाकर हमने कस्टमर का चेक अपने बैंक में डिपॉजिट किया और हमने आकर अपनी कैश बुक में ऐड कर दिया। लेकिन जब हमारा बैंक वो चेक क्लियर कराने कस्टमर के बैंक गया तो पता चल रहा है वहाँ उसके अकाउंट में अमाउंट नहीं है, या चेक रॉन्ग है, चेक के सिग्नेचर रॉन्ग है। बहुत सारे रीजंस हैं चेक के बाउंस होने के, राइटिंग सही नहीं है, तो चेक बाउंस। कस्टमर के बैंक ने हमारे बैंक को वापस कर दिया वो चेक, और वो चेक बैंक ने हमें बैंक स्टेटमेंट के साथ अटैच करके वापस कर दिया। अब बताइए हमने तो कैश बुक में ऐड किया था, अब वही चेक हमें कस्टमर का चेक कैश बुक से लेस करना है, क्योंकि पहले ऐड हुआ अब लेस होगा तो ये बराबर हो जाएगा। अब आइए इंटरेस्ट डेबिटेड या इंटरेस्ट पेड या इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। बैंक ने हमारे अकाउंट से इंटरेस्ट पेड किया किसी को, अब बैंक ने अगर हमारे अकाउंट से पेमेंट की तो बैंक हमें माइनस कर रहा है, लेस कर रहा है, तो बैंक ये अमल कर चुका, हमें पता चला तो हमने कैश बुक से भी लेस कर लिया। इसी तरह हमने बैंक के ज़िम्मे लगा दिया कि भाई नोट पेबल पेड कर दीजिएगा आप, या बिल पेबल आप हमारे अकाउंट से किसी को पेमेंट कर दीजिएगा, और चेक के थ्रू किया यकीनन हमने, तो बैंक ने वो पेमेंट कर दी। अब हमें पता चला कि बैंक ने पेमेंट कर दी, कैसे पता चला? बैंक स्टेटमेंट में लिखा है, तो हमने नोट पेबल अपनी कैश बुक से लेस कर दिया, या बिल पेड बाय बैंक अपनी कैश बुक से लेस कर दिया। फिर इसके बाद एक्सपेंसेस सच एज रेंट, सैलरीज पेड बाय बैंक। बैंक ने हमारे अकाउंट से रेंट का अमाउंट किसी को देना था, दे दिया, तो इनके बैंक ने हमें सब्ट्रैक्ट किया, लेस किया। और बैंक ने या हमारे अकाउंट से सैलरी किसी को पेड करी, हमने कहा ऑब्वियसली चेक दिए हुए हमने, तो बैंक ने पेड कर दी, तो अब वो सैलरी बैंक तो ये अमल कर चुका, अब हमें अपनी कैश बुक से लेस करना है। इसी तरह बैंक चार्जेस, बैंक ने कोई काम किया और बैंक चार्जेस काटे या सर्विस चार्जेस काटे, ये पेड बाय बैंक, बैंक ने हमारे अकाउंट से लेस किया, तो अब ये अमल बैंक कर चुका, अब हमें ये कैश बुक से लेस करना। तो ये सब कैश बुक के ऐड और लेस थे, ये पक्का आपने अगर कर लिया तो आपकी बैंक रिकॉन्सिलिएशन देखिए कि कितनी आसान हो जाएगी। अब आ जाइए, अब मैं बैंक स्टेटमेंट के आइटम पे आ गया। तो सबसे पहले आइटम्स टू बी एडेड, तो भाई क्या है? चेक डिपॉजिट बट नॉट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट। आपने चेक डिपॉजिट की और नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। डिपॉजिट के चेक किसके होते हैं? डिपॉजिटेड के चेक वो होते हैं जो आप अपने कस्टमर से रिसीव करते हो। भाई कस्टमर को कुछ बेचा, सेल आउट किया, उन्होंने आपको चेक दिए, और चेक आप कहाँ जमा कराते हैं? बैंक। लेकिन जब चेक आपने बैंक में जमा कराया ना, अपनी कैश बुक में तो इसको ऐड कर लिया, लेकिन आपके पास जब बैंक स्टेटमेंट प्रिंट होकर आई तो उस बैंक स्टेटमेंट में उन चेक्स का जिक्र नहीं है। इसका मतलब है वो चेक अभी बैंक ने ऐड नहीं किए। पास दफ़ा ऐसा होता है चेक को क्लियर होने में 2 से 3 दिन लगते हैं, तो आपने आखिरी तारीख को अगर चेक डिपॉजिट किया है तो वो एकदम कोई क्लियर हो जाएगा। बैंक पहले आपके कस्टमर के अकाउंट पे जाएगा, वहाँ से अमाउंट क्लियर कराकर आपके अकाउंट में डालेगा, तो तय हुआ। अब ये पॉजिटिव सोच रहे हैं हम कि भाई हमने अपनी कैश बुक में तो ऐड कर लिया, और अब हमें ये कहाँ ऐड करना है? बैंक स्टेटमेंट। अब याद रखिएगा कुछ चीज़ें कैश बुक में या बैंक स्टेटमेंट में प्रैक्टिकली होती हैं और कुछ इमेजिनरी। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको कैश बुक की पढ़ाई,
ये तो सारी प्रैक्टिकली थी। लेकिन ये चीज़ जो मैंने आपको बताया, चेक डिपॉजिट बट नॉट शोन इन द बैंक, ये इमेजिनरी हम ऐड कर रहे हैं। ये नहीं कि हम इसको ऐड करके बैंक को भी कॉल आउट करेंगे और बोलेंगे भाई आप भी ऐड कर दो, नहीं नहीं, बैंक तो हमारे अकाउंट में जब अमाउंट ऐड करेगा, जब बाकायदा वो पैसा हमारे अकाउंट में प्रैक्टिकली आएगा। अब हम क्यों कर रहे हैं इसको इमेजिनरी ऐड? ये याद रखिएगा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन एक पीस ऑफ पेपर पे हम खुद बनाते हैं। तो ये लैंग्वेज कौन लिख रहा है? सारी ये सब हम लिख रहे हैं, हमारा अकाउंटेंट लिख रहा है। बैंक हमें कोई ऐसी लैंग्वेज लिख कर नहीं देगा। हाँ, ये बैंक ने लैंग्वेजेस लिख कर दी कि भाई इंटरेस्ट पेड कर दिया, डिविडेंड के लिए, अच्छा ये डिविडेंड रह गया था, मैं इसको गाइड कर दूंगा आपको। अब यहाँ आ जाइए, तो भाई ये इमेजिनरी हम ऐड कर रहे हैं बैंक में, ठीक है ना, कि चेक डिपॉजिट बट नॉट शोन, क्योंकि कैश बुक में ऑलरेडी ये ऐड हो गया था, अब बैंक में ऐड होगा। अब देखें इसके बाद नंबर 2, अनक्लियर्ड चेक या चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड बाय। अब देखिए अनक्लियर्ड ऐसा लगता है नेगेटिव है, नहीं ये पॉजिटिव है अनक्लियर्ड, क्योंकि अभी ये है कि आपने जो चेक डिपॉजिट किए कस्टमर के, एक बात तो तय हो जाए, हमारा चेक कभी डिपॉजिट नहीं होता, हमारा चेक तो विड्रॉल होता है। ये जो चेक डिपॉजिट की जब भी बात है ना, आपके जहन में कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि ये कस्टमर का चेक है जो हमने डिपॉजिट किया, लेकिन जब हमने डिपॉजिट किया तो ये चेक अनक्लियर्ड था। अब ये कौन लिख रहा है अनक्लियर्ड? ये हम खुद लिख रहे हैं, हमारा अकाउंटेंट लिख रहा है अनक्लियर्ड चेक। ऊपर वाली लैंग्वेज भी लिख सकता था इसके बजाय, लेकिन उसने इसके बजाय 1 के बजाय 2 लिख दिया, अनक्लियर्ड चेक या चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड बाय द बैंक। लेकिन ये अनक्लियर्ड चेक क्या है? पॉजिटिव है। हम अपनी कैश बुक में ये चेक जब डिपॉजिट करके आए तो हमने लिख लिया ऐड, लेकिन अब ये हमें लिखना है बैंक में ऐड, और ये काम भी प्रैक्टिकली नहीं हो रहा, इमेजिनरी हो रहा। वजह कि अभी तो हम लिख रहे हैं ऐड बैंक स्टेटमेंट, लेकिन बैंक जब ऐड दिखाएगा जब ये पैसा हमारे अकाउंट में पहुंचेगा। तो ये, लेकिन अभी हम ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसलिए ऐड कर रहे हैं, कैश बुक में ऐड हो चुका, अगर ये बैंक स्टेटमेंट में ऐड नहीं हुआ फिर हमारा इनकम्प्लीट रह जाएगा रिकॉर्ड, तो उन दोनों को मैच करने के लिए हम ऐड लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी लैंग्वेज हम लिखते हैं। अब देखिए हमने 1 और 2 की लैंग्वेज के बजाय ये लिख दिया अपने जहन से, डिपॉजिट इन ट्रांजिट, कि भाई अभी डिपॉजिट जो हमने किया पैसा वो ट्रांजिट माने रास्ते में है, तो ये भी पॉजिटिव है। ये भी हमने कैश बुक में ऑलरेडी ऐड किया था, लेकिन अब हम कहाँ ऐड कर रहे हैं? बैंक स्टेटमेंट, ये भी इमेजिनरी है। फिर आ जाइए लेट डिपॉजिट, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट टू लेट टू अपीयर इन द बैंक स्टेटमेंट। हमने अपना जो चेक था कस्टमर का वो बैंक में जमा कराया, सपोज कर नवंबर 30 की हमने 12 बजे सुबह ये चेक डिपॉजिट किया, हमारी बैंक स्टेटमेंट तो प्रिंट हो चुकी। अब हमारे पास जब बैंक स्टेटमेंट प्रिंट होकर आई उसमें इस चेक का डिपॉजिट का जिक्र नहीं था, तो ऑब्वियसली ये जो चेक डिपॉजिट किया, चाहे हमने अपना कैश जाकर, तो ये हमारा 1 से 2 दिन बाद शो होगा। अगर हम बैंक से अर्जेंट बैंक स्टेटमेंट मंगा लेंगे 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, तो ये चेक उसमें शो हो जाएगा। तो ये काम भी हम इमेजिनरी कर रहे हैं, क्योंकि बैंक तो हर काम प्रैक्टिकली करता है। जब ये अमाउंट आपके अकाउंट में बाकायदा शो हो जाएगा, प्लस बैंक आपको दिखा देगा कि भाई ये पैसा आपके अकाउंट में आ गया। अब आ जाइए आइटम्स टू बी सब्ट्रैक्ट। अब इसमें भी इमेजिनरी है, देखें कैसे इमेजिनरी, प्रैक्टिकली भी। अनप्रेजेंटेड चेक और चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक फॉर पेमेंट। ये चेक इशूड क्या है? भाई जब हम किसी से कुछ खरीदते हैं तो पेमेंट के बदले में 2 चीज़ें दे सकते हैं हम, या तो कैश या चेक। अब हमारे पास कैश नहीं था, हमने अपनी चेक बुक से चेक काट कर किसी को दिया। अब आप खुद बताइए वो चेक लेकर कहाँ जाएगा? यकीनन वो चेक लेकर हमारे बैंक जाएगा और बैंक से विड्रॉवल करेगा। अब चेक की जो वैलिडिटी है, वैलिड है जो चेक, वो 6 मंथ, उसके बाद 6 महीने जब भी जाए वो। लेकिन हमने तो ये चेक सपोज करें नवंबर में दिया है, और नवंबर में देकर जब हमने उसको चेक दिया तो अपनी कैश बुक से ऑलरेडी हमने लेस कर लिया चेक इशूड सप्लायर को। लेकिन हमें पता है अभी जब हमारे पास बैंक स्टेटमेंट प्रिंट होकर आई तो उसमें उस चेक का जिक्र ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसको हमने अपना चेक दिया अभी तक नहीं गया वो बैंक, और हमें पता है वो जाएगा ज़रूर, अभी नहीं जाए अगले महीने इसके अगले महीने, तो वो लेस ज़रूर करेगा हमारे अकाउंट को, मीन हमारा अकाउंट डिक्रीज़ हो। लेकिन बैंक ये अमल जब करेगा जब वो बंदा बैंक जाकर और पेमेंट विड्रॉवल करेगा। लेकिन हमने क्यों लेस करना इस वक्त? इमेजिनरी, क्योंकि हम ऑलरेडी जब चेक उसको हमने दिया तो हमने कैश बुक से लेस कर लिया। अब हमें ये बैंक स्टेटमेंट से भी लेस करना है ताकि दोनों तरफ से लेस हो जाए। लेकिन बैंक प्रैक्टिकली जब ही लेस करेगा जब वो अकाउंट से पैसा देगा। तो यहाँ हमने ये इमेजिनरी किया। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? अनप्रेजेंटेड चेक, और इसकी लॉन्ग लैंग्वेज क्या है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक फॉर पेमेंट। ये चेक हम इशूड करते हैं सप्लायर को। अब आइए इसके बाद अनपेड चेक। अब हमने इस लैंग्वेज के बजाय ये लिख दी, ये भी हम लिख रहे हैं, यानी कि हमने किसी को चेक दिए और हमने देखा कि अभी तक ये चेक का अमाउंट हमारे अकाउंट से गया नहीं, तो हमने इसको तस्वुर में लिख दिया अनपेड चेक, मीन कि ये भी लेस होना है। ऑलरेडी ये लेस कहाँ से हो चुके हैं? कैश बुक से। लेकिन अब ये अमल कहाँ होना है?
बैंक स्टेटमेंट में, तो बैंक स्टेटमेंट से लेस होगा। फिर आ जाइए आउटस्टैंडिंग चेक, सेम यही है, यानी कि इसका मतलब है अकाउंटेंट के पास मल्टीपल लैंग्वेजेस होती हैं, तो वो चाहे लिख दे। तो ये तीनों लैंग्वेजेस देखा जाए तो सेम है, लेकिन उसने जो भी चूज़ करे वो। तो आउटस्टैंडिंग चेक का मतलब क्या है? पेमेंट के चेक। हमने किसी से कुछ खरीदारियाँ की और चेक दे दी, अब वो कहाँ जाएंगे? बैंक, लेकिन नहीं गए, तो हमने ऑलरेडी कैश बुक से तो लेस कर लिया। अब हम लेस कर रहे हैं बैंक स्टेटमेंट से इमेजिनरी, क्योंकि इमेजिनरी इसलिए कि अभी बैंक से ये पेमेंट नहीं गई, लेकिन हमने क्यों लेस करना है? कैश बुक से ऑलरेडी लेस हो गया, तो दोनों तरफ से लेस हो जाएगा। ये की है, अगर आपने इस पर मुकम्मल कॉन्सेंट्रेट कर लिया तो समझ ले बैंक रिकॉन्सिलेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। इसको चेकआउट कर लीजिए। और फिर एक बात कह रहा हूँ कि अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आए तो वापस वीडियो रिवाइंड करें और फिर कॉन्सेंट्रेट करें, सुने। अगर आपके पास सेल फोन्स हैं तो फिर उसको हैंड फ्री लगा कर आप कॉन्सेंट्रेट के साथ उसको सुने, इंशाल्लाह ये हेल्प आउट करेगी आपका।